नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस तरह से पगलाए ट्रंप ने ईरान पर हमले की तैयारियां पूरी कर ली हैं, या यूं कहें कभी भी अनाउंस कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल निशाने पर ईरान है। जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं उसमें कुछ भी कभी भी संभव है। ट्रंप के बारे में कुछ भी शर्तिया कहना तकरीबन असंभव है। खुद उनके सलाहकार नहीं जानते कि वह अगले क्षण क्या करेंगे। तो इस तरह से दिखाई दे रहा है कि वेनेजुएला, उसके बाद ग्रीनलैंड पर निगाह टिकाना और बैक टू पवेलियन ईरान पर हमले की तैयारी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रबीर पुरकायस्थ। प्रबीर, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय फिर चर्चा गर्म है। उधर से फ्रांस हो, बाकी देश हो, उन्होंने अपनी मिडिल ईस्ट के लिए फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं। ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो बड़े बड़े जहाजी बेड़े भेज रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ, यानी ईरान निशाने पर है। देखिए, ईरान में तख्ता पलटने का कोशिश 50 साल से चल रहा है। ख़ास तौर से जब वहाँ पे शाह ईरान, जो उनका बहुत ही शागिर्द कहिए, पिट्टू कहिए, जो भी कहिए था, उनका हटने के बाद उनके खिलाफ संघर्ष हुआ। लोगों ने उसको उखाड़ दिया, उसकी गद्दी चली गई। इसके बाद ईरान और अमेरिका का संबंध काफ़ी बिगड़े। उसमें विशद विवरण पे मैं नहीं जा रहा हूँ, पर यह दुश्मनी 50 साल से चल रहा है। कभी उभरता, कभी कम होता है। रिसेंटली जंग हुआ जो ईरान निशाने में था, पैलेस्टाइन को लेकर शुरू हुआ, पर ईरान निशाने में था और अमेरिका इजराइल दोनों ने हमला किया था। उनके न्यूक्लियर प्लांट्स पर सीधे सीधे बम वर्षा की उन्होंने। न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं, न्यूक्लियर रिफाइनिंग जो है उस पर हम चर्चा कर चुके, उस पर दोबारा नहीं जाएंगे। तो इस वक्त वहाँ पर काफ़ी उथल पुथल चल रही थी। बाजारी जिसे कहते हैं वो उनकी प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, इसलिए कि ईरान का करेंसी गिर रहा है। गिरने के पीछे अमेरिका की हाथ है, जंग भी कारण है उसका। तो ये जब हुआ तब इन्होंने सोचा कि बहुत बड़ा मौका है, और इसके तहत मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ कि क्या प्रोटेस्ट पे हुआ उनके वहाँ। हाँ, हम आगे चर्चा करते हैं क्योंकि टर्मिनल्स जो इस्तेमाल हुए स्टारलिंक के, वो मैं नहीं जा रहा हूँ उस पर वो ना उन्होंने सोचा कि मौका है इस पर और भी प्रेशर डालना, और इसीलिए लगता है कि जो जंगी जहाज भेज रहे हैं, जो वॉर शिप्स भेज रहे हैं, इसके पीछे ये उद्देश्य है ईरान के ऊपर प्रेशर कायम करना, ये तो उस पर अटैक करना। अब जैसे आपने कहा कि भविष्यवाणी करने के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो दोनों संभावनाएं हैं। पर यह भी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगी जहाज अमेरिका के पास इस वक्त है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने नेवल फोर्स जो है अपने वेनेजुएला के खिलाफ इस्तेमाल किया था, तो काफ़ी जहाजें वहाँ पर है। वेस्ट एशिया में लाने के लिए लाना पड़ेगा साउथ चाइना सी से, वहाँ से कुछ आ रहे हैं, और वहीं से ये जो आपके सामने इब्राहिम लिंकन जो जहाज है वो आप देख रहे हैं, उसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर्स और यहाँ पर है। उसका लिंकन जो है, अब देख सकते इसमें जंगी विमाने हैं, तो वहाँ से हमला करना आसान पड़ता है कि बेस से करने के जगह। तो इसको अटैक करना दिक्कत तो है, क्योंकि इसमें जंगी विमान अगर है तो प्रोटेक्शन भी है, पर एक तरफ से इसकी कमज़ोरी भी है कि मिसाइल अगर हिट कर गया, और ख़ास तौर से ईरान के पास जो मिसाइल है जो बहुत ऊपर जाके नीचे आ सकते, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टाइप के, वो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर गिरा तो क्या होगा बताना मुश्किल है। इसीलिए दोनों तरफ प्रॉब्लम है। इससे अटैक भी हो सकता और इसको अटैक भी किया जा सकता है, पर ईरान अगर इस पर अटैक करेगा तो उसका जवाब ट्रंप क्या देगा बताना मुश्किल। क्योंकि ट्रंप तो लगातार बोल रहे हैं कि भाई हमला करने का अधिकार सिर्फ मुझे है, और अगर जवाबी कोई कार्रवाई होती है तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो और उनके बारे में तकरीबन 1 साल हो गया उनको सत्ता में बैठे हुए,
20 जनवरी 2025 में वो इस कुर्सी पर बैठे थे अमेरिका के राष्ट्रपति में, और 1 साल के भीतर दुनिया ने देख लिया है कि किसी भी तरह से उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। 8 जंग हो चुके हैं। 8 जंग हो चुके हैं और ग्रीनलैंड पर आगे पीछे लेफ्ट राइट करते जा रहे हैं। अनाउंस कर ही दिया है कि यहाँ पर अमेरिका का झंडा ही चलेगा। तो ये जो तैयारी दिखाई दे रही है, ये तैयारी से निपटने के लिए आपके हिसाब से क्या ईरान के पास अभी कुछ ताकत है? ईरान के पास ताकत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर नहीं होता तो इजराइल का हमला, अमेरिका का हमला ही फेस नहीं कर पाते। तो ईरान के पास उन्होंने दिखा दिया था कि पिछले बार जब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जंग हुआ, ख़ास तौर से इजराइल के खिलाफ, तो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागना, उनके बेसिस पर मिसाइल दागना, ये उन्होंने दिखा दिया उनका क्या कहेंगे काबिलियत है जी। तो ये देखते हुए ईरान को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और ख़ास तौर से ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ना, बहुत बड़ा टारगेट भी है। इसमें अगर आपने मिसाइल दागा, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टाइप है, वो अगर नीचे आता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी खतरा होता है कि अगर हिट करेगा तो एयरक्राफ्ट कैरियर का इतना नुकसान होगा कि वो आगे चल नहीं पाएगा, ये तो डूबने की भी और संभावना एक साथ बड़ा नुकसान है। तो और इसकी तो एक क्या कहेंगे, जंगी बेड़ा है, फ्लोटिंग फोर्ट्रेस जी, समुद्र में चलते हुए फोर्ट है जी। तो ये जो चीजें हैं, इसीलिए ताकत और कमज़ोरी दोनों चीज़ के साथ साथ है। तो ईरान इस पर हमला करेगा नहीं करेगा ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अगर मान लीजिए डुबा देता है, इसके बाद ट्रंप क्या करेगा? क्या उसको तो आगे चलना है, तो कि न्यूक्लियर बम गिराएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ईरान के पास भी ये ताकत है। और ख़ास तौर से जब भी टेंशन्स हुए हैं, जैसे जनरल सुलेमानी के मारने के बाद ईरान ने उनकी जो बेसेस है उस पर, अमेरिकी बेसेस पर हमला किया था, वार्निंग देके कि हम इतने बजे आपको बेसेस को अटैक करेंगे, और काफ़ी नुकसान भी बेसेस को हुआ था। तो वो जो मिसाइल्स है, उस तरह के मिसाइल अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पे गिरता है तो एयरक्राफ्ट कैरियर के डूबने की संभावना होती है। पर खतरा यही है कि ट्रंप को अगर ये हो गया तो ट्रंप क्या करेगा इसका भरोसा नहीं है। क्या उसमें न्यूक्लियर बम गिरा देगा ईरान पे? तो ये सब देखते हुए ईरान को भी सोचना पड़ेगा हम कहाँ तक ले जा सकते हैं। इसका विरोध जो हम करेंगे, मिलिट्री ताकत हम दिखाएंगे, तो चांस ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर को न गिराएं, डुबोए, तो एक डिस्ट्रॉयर का डुबो दे जो छोटा, इसके साथ 3 डिस्ट्रॉयर और अभी है, और भी कुछ होंगे, तो उनमें से किसी को मारे, ताकि नुकसान इतना बड़ा ना हो जिसके लिए ट्रंप अब और कुछ करे। तो ये चीज़ है। पर ये बात तो सही है कि अमेरिका का प्रेशर ईरान पे है, इस आशा से है कि इस प्रेशर से ईरान की जनता शायद कहे कि बहुत हो गया, हम आत्मसमर्पण। और क्योंकि वहाँ विरोध भी चल रहा था, और ये जो आप बता रहे हैं, जिक्र भी हम हमेशा करते हैं कि दरअसल दुनिया के कितने बड़े हिस्सों में यहाँ पर 750 मिलिट्री बेसेस जो 80 देशों में अमेरिका ने लगा रखे हैं, जहाँ से वो ऑपरेट जब मन आता है कर सकता है, जब मनाए चला सकता है। वो भी एक दृश्य अपने आप में दुनिया को डराने धमकाने के लिए काफ़ी है। इस वक्त जो अहमियत रखती है कि आप देखिए यहाँ कितने बेसेस उनकी है, और भी बेसेस है जो यहाँ पर दृश्य में साफ नहीं है। अफ्रीका में बहुत सारे बेसेस हैं, पर छोटे छोटे बेसेस है, इसके लिली पैड्स कहते हैं, जो वहाँ पर बेस है। कुछ वो हम अलग दूसरे नक्शे में दिखाते हैं जहाँ पर फोकस हमारा अफ्रीका होता है। पर अभी वेस्ट एशिया में इसमें कोई दो राय नहीं, सबसे ज़्यादा बेसेस अमेरिका का यहाँ पर केंद्रित है। और क्यों? यहाँ पे तेल है, यहाँ पे आपका ये जो है कनेक्शन होता है इंडियन ओशन, सुएज कनाल से जाता है, यहाँ पर ये भी एक इशू है। मेडिटेरेनियन उनके कंट्रोल में होना चाहिए, ये भी इश्यूज़ है। पर ये सब देखते हुए अब देखेंगे कि अभी इस वक्त अमेरिका का ताकत यहाँ पर काफ़ी है, सामरिक शक्ति काफ़ी है, और ईरान अकलौता देश है जो अभी इस वक्त इनके खिलाफ लड़ाई
बरकरार रखा है जी। और सब जो थे एक के बाद एक गिरा है। सीरिया हो, इसके बाद पहले इराक है, तो इनकी होने के बाद अब ईरान ही बचा है कि इसके इलाके का तेल अगर हम कब्जा करें हमें कौन उस पर रोक सकता है। तो ईरान एक मात्र बचा है। पर इसके साथ साथ यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का निशान जो है साउथ चाइना सी में भी है, तो यहीं से उनकी जहाजें उन्होंने लाया जो है। अभी जहाज आ रही है वो इसी साइड से, जो जहाज आ रहा है वो इसी साइड से आ रहा है जी। इसी साइड से आ रहा है। तो एक जंग यहाँ, एक जंग यहाँ और एक जंग यहाँ पर वेनेजुएला वाला कर ही चुके हैं और ग्रीनलैंड पे निगाही है उनकी यहाँ पर। हाँ, ग्रीनलैंड पे निगाह है, उसके ऊपर बाद में बात करनी पड़ेगी एक दिन, इसमें क्या क्यों है, कहाँ है, क्यों है, क्योंकि तस्वीर ग्रीनलैंड को लेकिन दुनिया में कई मोर्चे तो अमेरिका ने खोल लिए हैं ट्रम्प के नेतृत्व में इस समय। 3 मोर्चा इस वक्त क्या कहेंगे टेंशन में है। ग्रीनलैंड वो यूरोप की बात है जी, उसमें ना रशिया की, ना चीन की, ना और कोई देश की, किसी की उसमें कोई क्या कहेंगे स्टेक है, उसमें हमारा कुछ नहीं है। तो ग्रीनलैंड है कि नेटो के अंदर की लड़ाई है कि ग्रीनलैंड में अमेरिका कहता हम यहाँ पर सब कुछ कंट्रोल करेंगे। और जो अभी आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि जो पोलर रीजन है, क्योंकि गर्मी हो रही है दुनिया में, तो बर्फ पिघलने लगा है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें सामरिक नजरिए से अहमियत ले रहा है। तो उसको हम और एक दिन चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल ईरान को घेराबंदी करने के लिए उसके पास काफी मौजूद है। 3 जंग जी। 3 जंग। वेनेजुएला बातचीत हम कर ही रहे, कहना कि लैटिन अमेरिका पूरा हमारा है एक तरफ, यहाँ पर साउथ चाइना सी कि यहाँ पर हम चीन को आगे नहीं आने देंगे और यहाँ पर रूस को कैसे रोकेंगे यूरोप में, पर साथ साथ तेल ईरान। तो ये जो चीज़ें है ये इस वक्त दुनिया की राजनीति में ट्रम्प साहब के वजह से हमारे सामने है। पर देखिए फ़ायदा ये है कि ये सब जब होता है ना, तब हमें दुनिया की असलियत भी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। नहीं तो न्यूज़पेपर की हेडिंग से ये पता नहीं चलता दुनिया है कैसा, उसके मानचित्र क्या है, कहाँ पर कितनी ताकत है। यहाँ पर 750 बेसेस की हम बात कर रहे हैं, 80 देश। दूसरी सवाल है और किसका बेस है? चीन का एक बेस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है जहाज़ें जाती है और हकीकत जो है सोमालिया कोलैप्स कर चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर अमेरिका का भी बेस है, चीन का भी बेस है। चीन का एक बेस है और अमेरिका के 750 ऑफिशियल बेस है। तो यही फर्क है दुनिया में कौन कितना छाया हुआ है और दुनिया में असलियत क्या है राजनीति का। हमने ईरान की बात की प्रवीर, और ईरान में हमें यह भी दिखाई दिया कि वहाँ पर जो घरेलू हालात हैं वहाँ के लोग काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट को लेकर काफ़ी खबरें थी। जो पश्चिम मीडिया है वो बिल्कुल हाहाकार किया जा रहा था कि इतने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र की जो आवाज़ है उनका गला दबाया जा रहा है। और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ा, 75% उनकी जो करेंसी है उसमें गिरावट आई। तो घरेलू स्थिति ईरान की, क्योंकि 50 साल से वो अमेरिका के तमाम सैंक्शंस झेल रहा है, घरेलू स्थिति भी बहुत ख़राब है। तो वो भी तो अमेरिका को बहुत फ़ायदेमंद स्थिति में ले जाता है। फ़ायदा कितना ले जाता है तो देखने की बात है, क्योंकि पॉलिटिकल फ़ायदा एक चीज़, जंग करके कुछ हासिल करना दूसरी चीज़। उनको लगता है कि जो पहली बार नहीं हो पाया, इजराइल के साथ मिलकर जो हमला किया, वो आगे उनका इरादा ही था कि इजराइल वहाँ पर घुसेगा और ईरान की सरकार गिर जाएगी। तो इजराइल का ऊपर जो पलटा हमला ईरान ने किया था मिसाइल से, इसके बाद इजराइल सोचा कि इतना आसान नहीं होगा, तो वहाँ से वो हट गए, जंग बंद हो गया। इस वक्त जो उनके लिए अमेरिका, इजराइल, इनके लिए अच्छी बात है कि इजराइल, आपने जो कहा ईरान की, जो आपने बात कहा कि ईरान की करेंसी गिर रही है, उस गिरावट के पीछे अमेरिका है, उनकी सैंक्शन से हम जानते हैं, दोहराएंगे नहीं। और इसीलिए वहाँ के जो बाज़ारी जिसे कहते हैं, जो व्यापारी है,
जी। हर रोज सुबह शाम उनको खरीदना बेचना पड़ता है। वो काफ़ी तकलीफ में थे कि इतनी अगर मुद्रास्फीति होती है, आपके इन्फ्लेशन होता है, इसका मतलब है हम कल आज जो खरीदे कल किस दाम में बेचेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम लेके उन्होंने सड़क पे आए थे। तो उस वक्त काफ़ी प्रोटेस्ट्स ईरान में दूसरे जगहों से भी हुआ, क्योंकि ये असंतोष मुद्रास्फीति की वजह से काफ़ी लोगों में है, आम जनता में है, सबको खरीदना पड़ता है चीज़ें। तो यह इसके खिलाफ फायरिंग्स हुई, कुछ लोग मरे, काफ़ी लोग सड़क पे आए, इस पे कोई दो राय नहीं है कि विरोध नहीं है, विरोध नहीं है। पर जो फर्क पड़ा कि इन्होंने वहाँ पर 4000 स्टारलिंक के टर्मिनल्स भेजे थे। ये स्टारलिंक की जो है जी टर्मिनल्स होते हैं, छोटे टर्मिनल्स है जो घर में लगा सकते हैं। ये तो आप जानते हैं कि जो ऊपर जाता है सिग्नल, उसके लिए बड़े बड़े टावर्स होते हैं, इसके जगह पे छोटे टर्मिनल्स है। और सैटेलाइट्स जो स्टारलिंक की है वो काफ़ी नज़दीक है ज़मीन के, मतलब है तो सैटेलाइट्स घूमती है चारों तरफ हमारे, पर वो बहुत ऊपर नहीं है। तो इसीलिए आपके वहाँ से छोटे टर्मिनल से आप उसको अपलिंक कर सकते हो, डाउनलिंक कर सकते हो। तो स्टारलिंक जो है इसीलिए काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होती है, ख़ास तौर पे जहाँ पर कनेक्शन अच्छी नहीं है। तो 4000 स्टारलिंक की टर्मिनल्स उन्होंने स्मगल की थी। किसके हाथ में गया वो, किसको दिया, सवाल है। 4000 टर्मिनल्स आम आदमी के पास नहीं है, ईरान में आम आदमी के पास नहीं है। तो कहते हैं कि वो है फोर्थ कॉलम, जो कहते हैं ना चौथा कॉलम विदेशियों की था, कि जिनके ज़रिए वो चाहते थे कि काफ़ी असंतोष बढ़ाया जाए, लोग काफ़ी स्टारलिंक के साथ लिंक करेंगे, देखेंगे क्या क्या है, और उसको हम भेजेंगे एक दूसरे को, किसी तरह से भेजेंगे। तो ये कैंपेन जो है हमारी बढ़ जाएगी और दुनिया में हम एक तस्वीर पैदा करेंगे कि ईरान में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, और लोग जो है इसको एक आपस में ऑर्गेनाइज करने की भी टर्मिनल्स काम करेंगे। तो ये बैकफायर कर गया, क्योंकि पहली बार देखा कि ईरान ने इस टर्मिनल्स को पूरी तरह से नाकाम कर दिया, उनको जैम कर दिया। वो कनेक्ट करते सैटेलाइट से, तो सैटेलाइट कनेक्शन जो उन्होंने तोड़ दिया कि सैटेलाइट का सिग्नल जो है स्पूफ करना, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि चीन और रूस ने मदद ली, मतलब जो कहा जा रहा है, जो खबरें हैं। रूस के खिलाफ तो ये रूस तो ये काम कर ही रहा है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का जो ड्रोन जाते हैं रूस में मार करने के लिए, तो इसमें रूस और चीन ने भी एक मददगार की भूमिका अदा की, जो 4000 स्टारलिंक कनेक्शंस थे उसको खत्म करने में, हाँ, उनको जैम करने में। तो जैमिंग जो है रूस का काफ़ी इसमें अनुभव है, क्योंकि जो आपके यूक्रेन का जो जाते हैं ड्रोन्स, वो स्टारलिंक के सहारे ही मार करते हैं। ग्राउंड वॉर जो हो रहा है वहाँ भी स्टारलिंक के सिग्नल इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो भी गाइडेंस देता है मिसाइल्स को जो यूक्रेन से मारा जाता है, वो स्टारलिंक ही देता है। स्टारलिंक ही वहाँ पर यूक्रेन में वो सिग्नल दे रहा है इंटरनेट के लिए। इंटरनेट उनके वहाँ सिर्फ स्टारलिंक के ज़रिए चलता है। तो काफ़ी टर्मिनल्स वहाँ पे है, पर जंग में वो इस्तेमाल करना ये भी एक पहलू है जो लोगों को मालूम नहीं है। पर ये इसीलिए रूस का अनुभव है कैसे स्टारलिंक को जैम की जा सकती है। तो ईरान में वो मददगार हुआ, लगता है कि ईरान में उन्होंने मदद दी है उसको जैम को कैसे किया जाए, और इसीलिए एक दिन के अंदर करीब उनको पूरी तरह से उनको स्टारलिंक के सिग्नल को जैम कर। तो इससे क्या कुछ फायदा हुआ ईरान को, जो घरेलू प्रोटेस्ट था उसको वो मैनेज कर पाए? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रोटेस्ट तुरंत ही ख़त्म हो गया। तो ऑर्गेनाइजिंग जब बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत जब नहीं हो पाती है, तो वो चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से आप जो प्रोटेस्ट करवाना चाहते थे, कैसे उसको फैलाना चाहते थे, वो नहीं हो पाया। और इसमें कोई दो राय नहीं है, वहाँ पर फोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया है। लोग कह रहे हैं 2500, 3000, 5000 मरे हैं, कुछ तो लोग मरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये भी है एक तरफा वायलेंस नहीं था,
ये भी था कि प्रोटेस्ट जो वहाँ जहाँ पर हुआ था वहाँ भी वायलेंस प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी हुआ है और उसकी भी तस्वीरें हैं। तो वो लगता है कि उस पर प्लान तो था कि इस तरह के चीज़ों लेके हम शुरू करेंगे, इसके बाद जब आएंगे तो हमले करेंगे, तो गोलियां चलेगी, तो उसमें ईरान की सरकार गिर जाएगी। ये एक प्लान यही था। और उसके साथ साथ ये भी है कुर्द प्रोटेस्ट, वहाँ पर कुर्दी इलाके जो है ना ईरान में, आप जानते हैं ईरान, सीरिया, इराक, तीनों जगहों पे कुर्दी बड़ी संख्या में है, तुर्की में जी। तो कुर्दी वहाँ पर, इनका प्रॉब्लम यही है कि कोई कुर्द देश नहीं बना, नहीं तो कुर्दी एक जगह पर मेजॉरिटी होते शायद इतनी बड़ी इश्यूज नहीं बनते दूसरी जगहों पे। तो ये कुर्दी इलाके जो है वहाँ से स्टारलिंक के सिग्नल ये आए थे, टर्मिनल्स वहाँ से आया है इराक के बॉर्डर से जो ये हुआ है। तो कुर्दिश इलाके में जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं क्योंकि बहुत दिन से वो चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाए। इराक में भी है, यहाँ ईरान में भी है। तो उन इलाकों में प्रोटेस्ट हमेशा ज़्यादा उग्र होता है। जैसे बलूचिस्तान में भी वही चीज़ है, वहाँ भी बलूच लोग हैं जो चाहते हैं अलग हो जाए हम। तो इनमें एक सक्रिय क्या कहेंगे साथी उनको मिल जाता है हमेशा, कुछ ना कुछ वहाँ लोग के अपने जो रिजेंटमेंट होते हैं, नाराजगी होती है, आ जाती है। और इसीलिए कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट जो वायलेंट तो हुआ भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, वायलेंस एक तरफा नहीं था जी। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच ये तो तैयारी दिखाई दे रही है प्रवीर, जिस पे हम निगाह बनाए रखेंगे कि ट्रम्प, अमेरिका पूरी तैयारी में एक बार फिर जुट गए हैं। ईरान पर या तो हमला करेंगे या सबक सिखाएंगे, लेकिन जो भी करेंगे हमें, आपको और दुनिया को काफ़ी पिछले एक साल में जो खलबली मची हुई है उसका हिस्सा बना रहना पड़ेगा और निगाह टिकाए रखनी पड़ेगी कि ईरान पर क्या एक्शन लेने जा रहा है अमेरिका और ईरान क्या जवाब उसका देगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर।